हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर चरणजीत कौर और आज हम लोग करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के कुछ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स है। गेट का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, पीजीटी, केवी या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, पीजी एंट्रेंस एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। सो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। रूल बिल्कुल सेम है, पहले आप सारे क्वेश्चंस करते रहिए, उसके बाद बताइएगा जरूर कितने मार्क्स आपने लेकर आए। सो फॉर एन एंजाइम्स फॉलोइंग माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स व्हिच स्टेटमेंट रिगार्डिंग केएम इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग केएम के रिगार्डिंग करेक्ट है। केएम इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट Vmax. Km decreases when the increasing enzyme concentration. Km reflects the affinity of enzyme for substrate and Km is independent of temperature and pH. ठीक है, पॉज करके फिर आप आंसर चेक करेंगे। पॉज करते हैं, आंसर है सी। केएम का मतलब होता है कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ऐसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसपे रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है, रिएक्शन का रेट होता है, वो Vmax का हाफ हो जाता है। यानी केएम इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसपे Vmax बाई 2 रिएक्शन का रेट होता है। नाउ केम डज नॉट डिपेंड ऑन द एंजाइम कंसंट्रेशन, बट वो टेम्परेचर और पीएच से इफेक्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम की स्ट्रक्चर और एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंटरैक्शन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलाइजिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयनिक इंटरैक्शन। इनमें से कौन से मेनली इंटरैक्शंस हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करने के काम आते हैं प्रोटीन की? डाइसल्फाइड, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन और आयनिक इंटरैक्शन। एंड द आंसर इज सी। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती है जैसे अल्फा हेलिक्स हो गए, बीटा शीट्स हो गए, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बैकबोन के अमाइड ग्रुप और कार्बोनिल कार्बन के बीच में होती है। और साइड चेन के जो इंटरैक्शंस होते हैं जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए या हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होते हैं, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करने का काम करते हैं। Next, the -10 promoter region in Escherichia coli is also known as the Tata box, Pribno box, Cart box या फिर GC box। -10 रीजन को क्या कहते हैं E. coli में? इसे कहते हैं -10 रीजन जो होता है बैक्टीरिया का, उसका सीक्वेंस होता है TATAAT, टाटा, यानी कि प्रिब्नो बॉक्स। जो टाटा बॉक्स होता है, कार्ट होता है, जीसी बॉक्सेस होते हैं, ये सब यूकैरियोट के प्रोमोटर्स में आते हैं। सो इट प्लेज अ की रोल इन द डीएनए स्ट्रैंड सेपरेशन ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। नेक्स्ट, व्हिच एंजाइम रिमूव्स आरएनए प्राइमर्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाई। इकोलाई के टाइम पर जो आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है वो कौन सा एंजाइम है? आरएनएज एच, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए लाइगेज। एंड द आंसर इज सी, डीएनए पॉलीमरेज 1। इसके अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से जो आरएनए ग्रुप्स या आरएनए के प्राइमर्स अटैच्ड होते हैं स्टार्टिंग में, उनको वो रिप्लेस कर देता है विद द डीएनए न्यूक्लियोटाइड। डीएनए पॉलीमरेज 3 के अंदर जो मेन इलोंगेटिंग एंजाइम है, इसका काम होता है केवल इलोंगेशन करना या प्रूफ रीडिंग करना। और डीएनए लाइगेज का काम होता है 2 एडजेसेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ना। Protein destined for secretion in eukaryotic cells are first translocated into the, जो प्रोटीन सिक्रीशन के लिए डेस्टाइंड रहती है इन यूकैरियोट्स, वो सबसे पहले कहाँ जाती है? गोल्गी एपरेटस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या फिर लाइसोसोम में? एंड द आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी। जो सिक्रीटरी प्रोटीन्स होती हैं उनके पास एंड-टर्मिनल रीजन पर सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो राइबोसोम की जो नेसेंट पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है उसको वो सीधे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ले जाती हैं। अब जब इसका ट्रांसलोकेशन होता है ईआर के ल्यूमेन में, ये इसका पहला स्टेप होता है। वहां से जाती हैं फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, देन आगे मूव करती है अपनी लोकेशन पे। नेक्स्ट, Which of the following structure is responsible for motility in most bacteria? ज्यादातर बैक्टीरिया में कौन सी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होती है उनके मोटिलिटी के लिए? पिलाई, कैप्सूल, फ्लैजला या फिम्ब्री? एंड द आंसर इज फ्लैजला। फ्लैजला लॉन्ग हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रोटेट कर सकते हैं अपने प्रोटोन मोटिव फोर्स की हेल्प से, ताकि उनको मोटिलिटी मिल सके। पिलाई और फिम्ब्री जो होते हैं वो मेनली अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, और जो कैप्सूल का प्रोटेक्शन होता है उसके लिए हेल्प करते हैं। जो कैप्सूल्स है वो आपके बैक्टीरिया को एनवायरमेंट के स्ट्रेस और होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स से बचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, इन अ बैच कल्चर द स्टेशनरी फेज इज मेनली कॉज्ड बाय। बैच कल्चर में स्टेशनरी फेज किसके कारण आती है? हाई ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी से, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन सेल डिवीजन रेट। एंड द आंसर इज
बी, बैच कल्चर के टाइम पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी होनी शुरू हो जाती है, डिप्लीट होना शुरू होते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनफेवरेबल कंडीशंस होती है जो कि सेल की मॉर्टेलिटी को, यानी कि सेल की जो डिवीजन है और डेथ है उसको बैलेंस करके रखते हैं, जिसके कारण से स्टेशनरी फेज आ जाती है। यानी कि क्या हुआ, सबसे पहले लैग फेज आई, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज एंड देन डिक्लाइन फेज। यहाँ इसकी बात हो रही है, यह है स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट, Which immunoglobulin class is capable of crossing the human placenta? ह्यूमन के प्लेसेंटा को इनमें से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस कर सकती है, IgA, M, E या फिर G? एंड द आंसर इज IgG। IgG अकेली ऐसी एंटीबॉडी होती है जो कि प्लेसेंटा को FC रिसेप्टर के थ्रू पास कर सकती है और पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है फीटस को। IgM की बात करें तो वो बहुत ही बड़ी होती है। IgA मेनली म्यूकोसल इम्यूनिटी में प्रेजेंट होती है, सिक्रीशंस में ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट, Which feature distinguishes facilitated diffusion from simple diffusion across a membrane? Simple diffusion से facilitated diffusion किस फीचर के कारण अलग है? Requirement of ATP, transport against concentration gradient, saturable transport kinetics or the involvement of ion gradients? And the answer is C, जो सैचुरेबल काइनेटिक्स है उसके कारण से। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन अवेलेबल होती हैं और कैरियर प्रोटीन में सैचुरेशन हो सकता है, यानी कि एक सेल है, सेल के ऊपर एक पर्टिकुलर नंबर में ही कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। अब वो जितने टाइम पर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो वो उतने ही प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन है कैरियर, ये इतने ही मॉलिक्यूल को अंदर ला सकते हैं जितने मैक्सिमम ये खुद प्रेजेंट है। तो इनका क्या होता है, एक रेट फिक्स हो जाता है, इसी को कहते हैं सैचुरेबल। ठीक है, ये सैचुरेबल काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। एक बार में जितने इनके कैरियर मॉलिक्यूल होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स को, उतने ही नंबर को, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल है जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसमें कोई कैरियर होता नहीं, इसलिए वहां पे सैचुरेशन भी नहीं आता। नेक्स्ट, Which amino acid is most likely to be found in the transmembrane region of an integral membrane protein? Integral membrane protein के transmembrane region के अंदर इनमें से कौन से अमीनो एसिड ज्यादा मिलेंगे आपको? एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन, फिनाइलएलेनिन और हिस्टीडीन। एंड द आंसर इज सी, जो आपका फिनाइलएलेनिन है, क्योंकि ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन वो रीजन होता है जो किसी भी मेम्ब्रेन में, मान लेते हैं ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर आपका लिपिड होंगे जिसका एक पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है। सेम यहाँ पर एक नॉन पोलर टेल्स होती हैं दो। और अब हम एक प्रोटीन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये वो प्रोटीन है जिसका एन टर्मिनल या सी टर्मिनल कुछ भी वो यहाँ पर प्रेजेंट है और उसका कुछ सेगमेंट है जो कि अंदर होगा प्रोटीन के, देन आ गया सी टर्मिनल इस साइड पर। ठीक है, कई तरीके की प्रोटीन हो सकती है। यहाँ पे अगेन आपकी फिर से लिपिड बाइलेयर चल रही है इसी तरीके से जैसे पहले थी। अब क्या हो रहा है, ये वाला जो सेगमेंट है बीच में, इस रीजन में पूछा गया है इन चारों में से कौन सा होगा, तो भाई बीच वाला रीजन वो है जो यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि नॉन पोलर। नॉन पोलर रीजन में नॉन पोलर वाले अमीनो एसिड्स ही ज्यादा मिलेंगे। इन सब में सबसे ज्यादा जो नॉन पोलर है वो है फिनाइलएलेनिन और ये हाइड्रोफोबिक है जिसकी वजह से ये बीच में आ सकता है। चार्ज्ड अमीनो एसिड आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे या यहाँ मिलेंगे। नेक्स्ट, which of the following best explains why gram negative bacteria are more resistant to certain antibiotics than gram positive bacteria? Presence of thick peptidoglycan layer, presence of outer membrane with lipopolysaccharides, presence of absence of teichoic acid और smaller cell size। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं कुछ टाइप की एंटीबायोटिक्स के लिए देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऐसा क्यों होता है? एंड द आंसर इज बी, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें आउटर मेम्ब्रेन में लिपोपॉलीसेक्राइड्स पाए जाते हैं जो कि एडिशनल परमिएबिलिटी बैरियर प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। तो लिपोपॉलीसेक्राइड इसमें पाए जाने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, इन अ कीमोस्टैट एट स्टेडी स्टेट which parameter is equal to the dilution rate? कीमोस्टैट में स्टेडी स्टेट के टाइम पर इनमें से कौन सा पैरामीटर डाइल्यूशन रेट के बराबर होता है? बायोमास कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट या फिर यील्ड कोफिशिएंट? एंड द आंसर इज सी। स्टेडी स्टेट पे, जब कीमोस्टैट में स्टेडी स्टेट आती है उस समय स्पेसिफिक ग्रोथ रेट किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसके डाइल्यूशन रेट के बराबर हो जाती है, यानी जितनी डाइल्यूशन रेट है उसी रेट से उनकी ग्रोथ हो रही है। इस बैलेंस से जो कांस्टेंट बायोमास है वो बना रहता है।
नेक्स्ट आते हैं, इन पीसीआर विच कंपोनेंट प्राइमरीली डिटरमाइंस द स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन की स्पेसिफिसिटी को इनमें से कौन सा कैरेक्टर बताता है, कंपोनेंट बताता है पीसीआर में? डीएनटीपी कंसंट्रेशन, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमर सीक्वेंस और मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। एंड द आंसर इज प्राइमर सीक्वेंस। प्राइमर्स जो होते हैं वो डिफाइंड रीजन से जाके बाइंड करते हैं डीएनए पे, और वो उससे तभी बाइंड करेंगे जब वो प्राइमर उस पर्टिकुलर रीजन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए यहाँ से ये आया कि ये दिखाते हैं आपको स्पेसिफिसिटी। एमजी आयन कंसंट्रेशन या पीसीआर के बाकी सारे फैक्टर्स, वो सब चीजें क्या दिखा रहे हैं, पीसीआर के अंदर एफिशिएंसी है, फिडेलिटी है, या फिर बाकी चीजों पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, विच पैरामीटर इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग स्टेरिलिटी ड्यूरिंग लार्ज स्केल फर्मेंटेशन, लार्ज स्केल फर्मेंटेशन के टाइम पे स्टेरिलिटी को कौन सा पैरामीटर इनमें से मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है? टेम्परेचर, एजिटेशन स्पीड, एरेशन रेट या फिर पॉजिटिव प्रेशर, स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए। आंसर है आपका डी। अगर हम पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं इनसाइड द फर्मेंटर, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंटामिनेंट्स की एंट्री रुक जाती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और बाकी बात करिए आप टेम्परेचर, एजिटेशन या फिर एरेशन, इनसे ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है। स्टेरिलिटी जो होती है वो मेनली मतलब कंट्रोल होती है प्रेशर कंट्रोल से और एसेप्टिक डिजाइन से। नेक्स्ट, in the plant tissue culture which hormone combination generally promotes shoot formation, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो शूट फॉर्मेशन करता है हार्मोन का? हाई ऑक्सिन लो साइटोकाइनिन, इक्वल ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, लो ऑक्सिन हाई साइटोकाइनिन और एब्सेंस ऑफ हार्मोन। एंड द आंसर इज सी। अकॉर्डिंग टू स्कूगेन मिलर्स कॉन्सेप्ट, अगर हम हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो रखेंगे तो शूट का इंडक्शन होगा, और हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो रखते हैं तो रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिंपल सी बात है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो, अगर ये रेशियो ज्यादा है तो क्या होगा, रूट बनेगी। अगर ये रेशियो कम है तो शूट बनेगा। यही इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, which bioinformatics tool is most appropriate for identifying conserved domain in a protein sequence, किसी प्रोटीन के सीक्वेंस में conserved domain को ढूंढने के लिए कौन सा इनमें से informatics tool यूज किया जाता है? BLAST-N, BLAST-P, PFAM या फिर CLUSTAL-W। एंड द आंसर इज PFAM। PFAM एक ऐसा डेटाबेस है या जो टूल है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है टू आइडेंटिफाई द कंजर्व प्रोटीन डोमेन्स यूजिंग हिडन मार्कोव मॉडल। तो HMM जो हिडन मार्कोव मॉडल है उसको यूज करके ये आप कंजर्व्ड प्रोटीन डोमेन को ढूंढ सकते हैं। BLAST-P मेनली सीक्वेंस सिमिलैरिटी दिखाता है प्रोटीन में, BLAST-N न्यूक्लियोटाइड में, CLUSTAL-W मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट, which method is most suitable for transferring large DNA fragments more than 100 kilobase into plant cell? प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़े DNA फ्रैगमेंट को आप डायरेक्टली इंसर्ट कराना चाहते हैं, ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा मेथड सुटेबल है? एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट यानी जीन गन, और पेग मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन। एंड द आंसर इज सी, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट मेथड, जिससे लार्ज डीएनए पार्टिकल को आप डायरेक्टली प्लांट की सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए साइज की लिमिटेशन नहीं है जैसा बाकी के में बायोलॉजिकल वेक्टर्स में होती है। एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंट होता है लेकिन बहुत ही छोटा डीएनए इंसर्ट वो करा पाता है। In a fed batch fermentation, substrate is added gradually primarily to. Fed batch fermentation में substrate को आप धीरे धीरे ऐड करते हैं। किस पर ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं? To maintain the constant biomass concentration, to prevent substrate inhibition, maintain constant culture volume and remove टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। चार में से किस कारण से हम फेड बैच फर्मेंटेशन में सबस्ट्रेट को धीरे धीरे ऐड करते हैं? द रीजन इज बी, ग्रेजुअल सबस्ट्रेट एडिशन से सबस्ट्रेट का इनहिबिशन नहीं हो पाता और कैटाबोलाइट डिप्रेशन रुकता है, जिसकी वजह से ज्यादा सेल मास आपको मिलता है, सेल डेंसिटी ज्यादा मिलती है और यील्ड भी ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू बैच कल्चर। बैच कल्चर के मुकाबले फेड बैच में धीरे धीरे सबस्ट्रेट ऐड करते हैं ताकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से सबस्ट्रेट इनहिबिशन ना हो जाए, ना ही कैटाबोलाइट रिप्रेस हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द यूज ऑफ कोडोन ऑप्टिमाइजेशन इन हेट्रोलोगस जीन एक्सप्रेशन? हेट्रोलोगस जीन एक्सप्रेशन में से के टाइम पे जो कोडोन ऑप्टिमाइजेशन का यूज किया जाता है वो क्या यहाँ पर क्यों किया जाता है? बेसिकली टू इंक्रीज जीन कॉपी नंबर, टू ऑल्टर प्रोटीन फोल्डिंग, टू मैच होस्ट डीएनए
abundance or to prevent transcription termination? And the answer is C. कोडोन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से डीएनए सीक्वेंस को आप मॉडिफाई करते हैं, लेकिन अमीनो एसिड उसमें चेंज नहीं होता. टू मैच द प्रिफर्ड कोडोन यूजेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड इम्प्रूविंग द ट्रांसलेशन एफिशिएंसी ड्यू टू बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग टीआरएनए. होता ये है कि कई बार हमारा एक ही कोडोन, फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लाइसिन की बात करते हैं तो ग्लाइसिन के लिए 4 आपके कोडोन हैं, GGA, GGU, GGC एंड GGG. ये आपका ग्लाइसिन के लिए है सारे, ये ग्लाइसिन के लिए है. लेकिन हमारे जो मैमल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैमल्स में फॉर एग्जांपल हम इसको यूज करते हैं ग्लाइसिन के लिए. अब हम कोई मैमल की प्रोटीन को ईस्ट में करवाना चाहते हैं, ग्रो ईस्ट में एक्सप्रेस कराना चाहते हैं, तो हम अब ईस्ट के केस में क्या होता है, मान लेते हैं ईस्ट के केस में ये यूज होता है कोड टू यूज द ग्लाइसिन. मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आपके लिए बस कि ग्लाइसिन का मान लेते हैं हमारे बॉडी में GGC कोड मेन माना जाता है और वहाँ पे ग्लाइसिन ऐड किया जाता है. चारों कोड हैं, 4 में से इसको वो उसने माना हुआ है, लेकिन हमें उस प्रोटीन को ईस्ट में एक्सप्रेस कराना है जिसमें इसको मानते हैं ग्लाइसिन का कोडोन. तो क्या किया जाएगा, डीएनए के अंदर इस ग्लाइसिन के कोड में यहाँ C की जगह A कर दिया जाएगा. इसको कहते हैं कोडोन ऑप्टिमाइजेशन. अब क्या होगा, हमारा पूरा डीएनए चेंज हो गया, जहां जहां ग्लाइसिन की नीड थी वहां वहां हमने ऐसा A कर दिया. तो अब क्या होगा, ईस्ट के अंदर वो प्रोटीन नॉर्मली एक्सप्रेस करेगी और हम उसकी एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट, Which factor most directly influences the signal intensity in an ELISA? ELISA के टाइम पर इनमें से कौन सा फैक्टर है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है सिग्नल की इंटेंसिटी को? टाइप ऑफ ब्लॉकिंग एजेंट, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, प्लेट मटेरियल और वॉशिंग बफर कॉम्पोजिशन. एंड द आंसर इज बी, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी. जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसमें सिग्नल आएगा. तो सिग्नल की इंटेंसिटी को वो डिटरमाइन करती है एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी. ठीक है, अदर फैक्टर्स जो होते हैं वो बैकग्राउंड नॉइज के लिए होते हैं, प्राइमरी सिग्नल की स्ट्रेंथ के लिए नहीं होते. नेक्स्ट आते हैं, विच स्ट्रैटेजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिड्यूसिंग प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन इकोलाई. इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है ताकि वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन को रिड्यूस कर सकें इन द इकोलाई? इंक्रीजिंग इंक्यूबेशन टेम्परेचर, यूजिंग प्रोटीएज डेफिशिएंट होस्ट स्ट्रेन्स, इंक्रीजिंग प्लाज्मिड कॉपी नंबर और यूजिंग स्ट्रॉन्गर प्रोमोटर. कौन सी स्ट्रेटेजी को मेनली यूज किया जाता है प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन से बचाने के लिए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को इकोलाई के अंदर? तो आपके पास 4 कारण दिए हैं. द आंसर इज बी. जो प्रोटीएज डेफिशिएंट इकोलाई स्ट्रेन्स होते हैं उनके पास एक मेन इंट्रासेलुलर प्रोटीएज एंजाइम नहीं होता. जब वो इंट्रासेलुलर प्रोटीएज एंजाइम नहीं है तो वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को डिग्रेड नहीं कर पाता. सो इसमें अब बाकी की बात करिए, हायर टेम्परेचर या स्ट्रॉन्गर प्रोमोटर, वो बल्कि इंक्रीज करते हैं मिसफोल्डिंग और डिग्रेडेशन को. नेक्स्ट, Which plant selection marker is commonly used to confer resistance to canamycin? बार, HPT, NPT2 और UID-A. इनमें से कौन सा canamycin के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? आंसर इज NPT2. NPT2 जीन एनकोड करता है नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफेरेज 2, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस मिलता है आपको canamycin से, और इसको एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह प्लांट में यूज किया जाता है. Which bioinformatics approach is most appropriate for predicting the presence of signal peptide in a protein sequence? किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस में से हमें सिग्नल पेप्टाइड को ही आइडेंटिफाई करना है, तो कौन सा बायोइन्फॉर्मेटिक्स अप्रोच यूज करेंगे? ब्लास्ट, क्लस्टल W, सिग्नल P या फिर PFAM? आंसर इज सिग्नल P. सिग्नल P से ही पता चल रहा है सिग्नल पेप्टाइड के लिए होता है. बाकी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट आते हैं, इन एरोबिक फर्मेंटेशन ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट इज गिवन बाय. इन 4 में से कौन सा फॉर्मूला ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट के लिए होता है? KLa Cl-C, या ये 4 आपके पास फॉर्मूले दिए गए हैं. द आंसर इज बी. ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला रहता है आपका OTR इक्वल्स टू KLa C-Cl, जहाँ पे C स्टार ये सैचुरेटेड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, Cl इसकी एक्चुअल डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ब्रॉथ में. और ऑक्सीजन का ट्रांसफर रेट कब होगा? जब C जो आपका डिसॉल्व्ड सैचुरेटेड डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो ज्यादा होगा आपके एक्चुअल डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन से.
नेक्स्ट, which operational change will most likely increase oxygen transfer without increasing shear stress? shear stress को increase किए बिना इनमें से कौन सा operational change है जिसकी वजह से increase हो जाता है oxygen का transfer? increasing agitation speed, increasing aeration rate, increasing impeller diameter, or using Rushton turbine? And the answer is B, increasing एरेशन रेट. अगर आप एरेशन रेट बढ़ाते हैं तो गैस और लिक्विड के बीच में इंटरफेशियल एरिया बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बिना किसी शेयर चार्जेस के भी बढ़ जाती है. अगर आप एजिटेशन बढ़ाते हैं या इम्पेलर साइज को बढ़ाते हैं तो उससे शेयर भी बढ़ता है. आप बहुत तेजी से हिलाने लगेंगे तो फिर जो सेल्स होंगी वो टूटना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से शेयर सेंसिटिव सेल्स ब्रेक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं. In a continuous stirred tank reactor CSTR, if the feed substrate concentration is increased while keeping dilution rate constant, the steady state biomass concentration will. अगर एक continuous stirred tank reactor को आप यूज कर रहे हैं, उसके अंदर feed substrate concentration को increase कर रखा है और जो dilution rate है वो आपने constant रखा है, तो जो steady state का क्या होगा, वो decrease हो जाएगी, remain unchanged, increase हो जाएगी या फिर zero रहेगी. And the answer is C, कांस्टेंट डाइल्यूशन रेट. जब आप वॉश आउट रेट के नीचे तक ले जाते हैं तो उसकी वजह से फीड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण ज़्यादा लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं एंड जिसकी वजह से हायर बायोमास एक्यूमुलेशन होता है तब तक जब तक कि कोई और फैक्टर लिमिटिंग ना हो जाए. जब आप कांस्टेंट डाइल्यूशन रेट पे फीड सबस्ट्रेट बढ़ाते जाते हैं तो उससे जो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा मिलता है और बायोमास मिलता रहता है ज़्यादा. आंसर हो गया सी. नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इम्पेलर is most suitable for low viscosity high aeration fermentation system? इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा suitable impeller है for high aeration fermentation system? marine propeller, anchor impeller, helical ribbon impeller या फिर pedal impeller? एंड द आंसर इज ए. मराइन प्रोपेलर्स जो होते हैं वो एक्सियल फ्लो इम्पेलर होते हैं विच आर सुटेबल फॉर लो विस्कोसिटी ब्रॉथ एंड provide efficient mixing and oxygen transfer with relatively low power consumption. Next, which parameter is used to describe the efficiency of biomass formation on substrate at steady state in the chemostat? chemostat के अंदर substrate को steady state पे आपने रखा है, उसमें biomass कैसे इंक्रीज करेंगे या कौन सा यूज होता है टू डिस्क्राइब द एफिशिएंसी ऑफ बायोमास फॉर्मेशन? कितना हमारा बायोमास बढ़ा है उसको हम कैसे बताएंगे? बाय मेजरिंग द स्पेसिफिक ऑर्गेनिक ग्रोथ रेट, मेंटेनेंस कोफिशिएंट, यील्ड कोफिशिएंट और डाइल्यूशन रेट. एंड द आंसर इज यील्ड कोफिशिएंट, यानी y x by s. ये क्या करता है, ये बताता है हाउ efficiently the substrate is converted into biomass until steady state conditions and is widely used to assess the microbial growth efficiency. Next, if growth uptake rate OUR exceeds the growth transfer rate OTR, the culture will experience substrate inhibition, washout, oxygen limitation और catabolite repression. And the answer is C. जब OUR जो यूटिलाइजिंग रेट ट्रांसफर रेट से ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी सप्लाई रेट से ज़्यादा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लिमिटिंग कंडीशन जनरेट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, ग्रोथ का रेट कम हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी कम होगा एरोबिक फर्मेंटेशन में. ठीक है, आंसर हो गया आपका ऑक्सीजन की लिमिटेशन बढ़ना, जिससे फिर फाइनली क्या होने वाला है, ग्रोथ रेट और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम हो जाता है. नेक्स्ट, विच डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग स्टेप इज जनरली परफॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन के तुरंत बाद इनमें से कौन सी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तुरंत की जाती है? क्रोमैटोग्राफी, सेल डिस्ट्रप्शन, प्रोडक्ट पॉलिशिंग और सेल हार्वेस्टिंग. एंड द आंसर इज सेल हार्वेस्टिंग. सेल हार्वेस्टिंग सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं या फिर फिल्ट्रेशन से करते हैं, एंड ये सबसे पहला स्टेप है टू सेपरेट द बायोमास फ्रॉम द फर्मेंटेशन ब्रॉथ. बाद में आप उसकी प्रोडक्ट की रिकवरी और प्योरिफिकेशन पर जाते हैं. अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेड बैच कल्चर इज करेक्ट? फेड बैच कल्चर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
So culture volume remains constant, substrate concentration is kept high, growth rate can be controlled by feed rate and washout cannot change. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फेड बैच कल्चर के लिए करेक्ट है? एंड आंसर इज सी, फेड बैच कल्चर में सबस्ट्रेट को ऐड किया जाता है ग्रेजुअली, जिसकी वजह से कंट्रोल हो पाता है ग्रोथ रेट थ्रू फीड रेट। ठीक है, कल्चर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सबस्ट्रेट जो होता है वो टिपिकली कम रहता है, नॉन इनहिबिटरी लेवल पे रहता है। यहाँ पे सबस्ट्रेट मेंटेन किया जाता है लो नॉन इनहिबिटरी लेवल पे और उसका कल्चर का वॉल्यूम लगातार बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से ग्रोथ जो होती है वो प्रॉपर होती रहती है। नेक्स्ट, विच फिनोमिना इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर एट वाई वेरी हाई एजिटेशन स्पीड इन द बायोरिएक्टर? बायोरिएक्टर के अंदर बहुत तेज स्पीड से अगर हम एजिटेट करेंगे तो क्या होगा? रिड्यूस्ड ऑक्सीजन ट्रांसफर, इंक्रीज सबस्ट्रेट लिमिटेशन, शेयर डैमेज टू सेल और एक डिक्रीज पावर कंजम्पशन। एंड द आंसर इज सी, बहुत ज्यादा एजिटेशन स्पीड होगी तो शेयर फोर्सेस ज्यादा लगेंगी, जिसके कारण जो शेयर सेंसिटिव सेल्स हैं उनमें डैमेज होगा। नेक्स्ट, द प्राइमरी रोल ऑफ एसिटोसिरिंजॉन इन एग्रोबैक्टीरियम mediated plant transformation is, एग्रोबैक्टीरियम mediated plant transformation में एसिटोसिरिंजॉन का रोल क्या होता है? एनहांस प्लांट सेल डिवीजन, induce with gene expression, protect tDNA from degradation और increase plasmid copy number। and the answer is B, एसिटोसिरिंजॉन एक फिनोलिक कंपाउंड होता है जो कि वुंडेड प्लांट सेल्स प्रोड्यूस करती हैं और इसको डिटेक्ट करता है विर ए विर जी कंपोनेंट। ये 2 कंपोनेंट सिस्टम होते हैं आपके एग्रोबैक्टीरियम का। ये विर ए एक्टिवेट होता है तो वो विर जी को एक्टिवेट करता है बाय फॉस्फोराइलेशन, फिर विर जी पूरे विर जीन्स को एक्टिवेट कर देता है, इंड्यूस कर देता है। बाकी जो विर जीन्स हैं फिर वो टीडीएनए के प्रोसेसिंग और ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। तो एसिटोसिरिंजॉन स्टार्टिंग के लिए चाहिए। नेक्स्ट, which selectable marker gene confers resistance to the herbicide phosphinothresin? NPT2, HPT, बार या UID-A? फॉस्फिनोथ्रिसिन के लिए है आंसर आपका बार जीन। बार जीन फॉस्फिनोथ्रिसिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम बनाता है और ये एंजाइम फॉस्फिनोथ्रिसिन जो कि ग्लूफिसिनेट है, उस ग्लूफोसिनेट है उसको डिग्रेड करता है। ये हर्बिसाइड है और जो ट्रांसफॉर्म सेल्स होती हैं फिर इस हर्बिसाइड के अंदर ग्रो कर सकती हैं। NPT2 का काम है कैनामाइसिन रेजिस्टेंस बनाना, HPT का हाइग्रोमाइसिन रेजिस्टेंट, UID-A रिपोर्टर जीन है गस जीन का। नेक्स्ट, somatic embryogenesis differs from the organogenesis because somatic embryo arise only from the meristematic cells, lack vascular connection with the parent tissue, require exogenous hormones through development or develop only in the liquid media। somatic embryogenesis somatic embryo से मतलब सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे अलग है ऑर्गेनोजेनेसिस में इन द सोमेटिक एम्ब्रियो? क्यों ऑर्गेनोजेनेसिस में डिफर होती है? क्योंकि सी इसका आंसर है, सी यानी कि इसमें एक्सोजेनस हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे सेल का डी डिफरेंशिएशन होता है। सिंथेटिक ऑक्सीजन जैसे कि 2,4-D आप यहाँ पे यूज करते हैं, ऑक्सीजन की वजह से अनऑर्गेनाइज सेल प्रोलिफरेशन होता है जिसको आप कहते हैं कैलस। अब ये जो कैलस बनता है फिर बाद में आप इसमें साइटोकाइनिन प्रोवाइड कराएंगे तो शूट का फॉर्मेशन होगा। फिर जिब्रेलिन और ABA जो होते हैं वो कैलस का इंडक्शन यहाँ पे नहीं कराते। तो आंसर में आपका आ गया सिंपली कि हम ऑक्सीजन देते हैं उससे क्या होगा, एक्सोजेनस हार्मोन आपको तुरंत पूरे एंड तक चाहिए होते हैं, तभी वो ऑर्गेनोजेनेसिस करवा पाता है। नेक्स्ट, विच प्लांट रेगुलेटर इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कैलस इंडक्शन इन प्लांट टिश्यू कल्चर? कैलस इंडक्शन के लिए इनमें से कौन सा हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटर इंपॉर्टेंट है? जिब्रेलिन, ओके आई एम सॉरी, इसका आंसर ना उल्टा हो गया है। ये सी आंसर आपके इस क्वेश्चन नंबर 36 का है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कैलस इंडक्शन, बट सोमैटिक एम्ब्रियो के लिए बी है। सोमैटिक एम्ब्रियो जाइगोटिक एम्ब्रियो जैसे होते हैं क्योंकि उसमें शूट और रूट पोल्स दोनों होते हैं, यानी वो बाइपोलर है। सो अब क्या होता है, ये आपके पेरेंट टिश्यू के इंडिपेंडेंटली ग्रो करते हैं, इसमें कोई वैस्कुलर कनेक्शन मेंटेन नहीं रहता। ऑर्गेनोजेनेसिस जो होती है वो वैस्कुलर कॉन्टिन्यूटी के साथ होती है विद द एक्सप्लांट। आंसर इज दिस, ये रॉन्ग है। लैक वैस्कुलर कनेक्शन विद द पेरेंट टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 37, द प्लांट टिश्यू इन प्लांट टिश्यू कल्चर विट्रिफिकेशन यानी हाइपरहाइड्रिसिटी, विट्रिफिकेशन और हाइपरहाइड्रिसिटी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लो ह्यूमिडिटी एंड हाई लाइट, एक्सेस साइटोकाइनिन एंड लो ह्यूमिडिटी, लो शुगर कंसंट्रेशन और हाई अगार कंसंट्रेशन। एंड द आंसर इज विट्रिफिकेशन
क्या होता है विट्रिफिकेशन से? टिश्यू जो होता है वो ग्लासी या फिर वाटर में भीगा हुआ जैसे दिखता है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से जो टिश्यू है वो ग्लासी आपको दिखाई देता है। क्यों? एक्सेस साइटोकाइनिन की वजह से एबनॉर्मल वाटर अपटेक होता है और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से पुअर गैस एक्सचेंज होगा। पुअर गैस एक्सचेंज होगा तो कंडीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण फ्रेजाइल और मेलफॉर्म प्लांटलेट्स बनते हैं। तो आंसर है आपका साइटोकाइनिन बहुत ज़्यादा होती है और हाई ह्यूमिडिटी होती है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस CAMV 35S promoter is correct? It is tissue specific, it is inducible by light, it is a strong constitutive promoter or it functions only in the monocot, and the answer is C, strong promoter है ये, constitutively express होता है। ये हाई लेवल जीन एक्सप्रेशन शो करता है एंड इट इज एक्टिव इन मोस्ट प्लांट टिश्यूज, वाइडली यूज्ड इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट इज स्ट्रॉन्गर इन डाइकॉट देन मोनोकॉट, बट ऐसा नहीं है कि मोनोकॉट में इसका यूज नहीं कर सकते। सो नॉट टिश्यू स्पेसिफिक और इंड्यूसिबल। नेक्स्ट, which process is primarily responsible for stable integration of foreign DNA into plant genome? प्लांट जीनोम के अंदर फॉरेन डीएनए को स्टेबली इंटीग्रेट करने के लिए इनमें से कौन सा प्रोसेस यूज होता है? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, नॉन साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग और ट्रांसपोजिशन, एंड द आंसर इज नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग मेथड। सो प्लांट्स प्रीडोमिनेटली NHEJ का यूज करते हैं डीएनए रिपेयर के लिए। फॉरेन डीएनए इंटीग्रेट होता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक पे और कोई भी सीक्वेंस होमोलॉजी की जरूरत नहीं होती, इसलिए रैंडम इंसर्शन यहाँ पर होता रहता है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर है प्लांट्स में। नेक्स्ट, विच एप्लीकेशन बेस्ट रिप्रेजेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मिंग इन प्लांट्स? प्लांट्स के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मिंग इनमें से मतलब कौन सी एप्लीकेशन है जो मॉलिक्यूलर फार्मिंग को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्शन ऑफ बायोफर्टिलाइजर, एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड सेल्स और द इंडक्शन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज, एंड द आंसर इज बी, मॉलिक्यूलर फार्मिंग का मतलब हुआ प्लांट को आप यूज कर रहे हैं एज प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन में वैक्सीन और एंटीबॉडीज आती हैं और इससे क्या होता है, एक स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन यहाँ पे यूज होता है। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ह्यूमन पैथोजन कंटामिनेशन, की ह्यूमन पैथोजन का कंटामिनेशन यहाँ से रुक जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है। Which cytokine is essential for clonal expansion of activated T lymphocyte? Activated T lymphocyte के clonal expansion के लिए इनमें से क्या चाहिए? IL-2, IL-1, IL-2, IL-4 या फिर IFN गामा, इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 1, 2, 4 या इंटरफेरॉन गामा, एंड द आंसर इज इंटरल्यूकिन 2। ये आपके एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल सिक्रीट करती हैं और ये ऑटोक्राइन और पैराक्राइन ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है IL-2। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से एक्टिवेट हो जाता जो टी सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, उनका प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है। क्यों जरूरी है? क्लोनल एक्सपेंशन के लिए जरूरी होती है ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स, और इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो अप रेगुलेट होते हैं आफ्टर द टी सेल एक्टिवेशन। नेक्स्ट, which molecule provides the second या co-stimulatory signal required for the T cell activation? T cell activation के लिए co-stimulatory signal इनमें से कौन सा है? MHC peptide complex, CD4, CD28 और T cell receptor, and the answer is CD28। CD28 T cells के ऊपर पाया जाता है जो कि B7 मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, जिसको आप CD80 या 86 भी कहते हैं, which is present on the antigen presenting cell, and ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर है। इसकी वजह से एक एसेंशियल को स्टिमुलेटरी सिग्नल प्रोवाइड कराता है। अगर आपकी CD28 ना हो तो टी सेल एनर्जी हो जाती है, टी सेल का डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। सो इट एंश्योर्स द एक्टिवेशन ऑकर्स ओनली अंडर द प्रॉपर कंडीशन। नेक्स्ट, विच डेटाबेस प्राइमरीली स्टोर्स द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन 3D स्ट्रक्चर इनमें से किस डेटाबेस में स्टोर रहती है? जीन बैंक में, स्विसप्रोट, PDB या फिर PFAM, एंड द आंसर इज PDB, प्रोटीन डेटा बैंक। प्रोटीन डेटा बैंक में 3D स्ट्रक्चर स्टोर रहती है प्रोटीन की और न्यूक्लिक एसिड की, और ये कहाँ से मिलती है 3D स्ट्रक्चर? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, NMR,
क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसकी वजह से एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, स्ट्रक्चरल एनोटेशंस मिलते हैं, और इन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एनालिसिस के लिए इन स्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेट्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच एल्गोरिथम इज यूज्ड बाय ब्लास्ट फॉर सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस के अलाइनमेंट के लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज की जाती है ब्लास्ट में? नीडलमैन वुंश, स्मिथ वाल्टरमैन, ह्यूरिस्टिक सीड एंड एक्सटेंड अप्रोच, या फिर हिडन मार्कोव मॉडल। एंड द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44 इज सी। ब्लास्ट ह्यूरिस्टिक मेथड पर काम करता है और ये शॉर्ट हाई स्कोरिंग वर्ड्स को यूज करता है, सीड्स को, मतलब छोटे छोटे हाई स्कोरिंग वर्ड्स को पहले रीड करेगा जिन्हें सीड्स कहते हैं, फिर वो केवल प्रॉमिसिंग अलाइनमेंट पर ही मूव करता है। एंड इट इज फास्टर देन द फुल डायनेमिक प्रोग्रामिंग। और ये स्लाइट लॉस ऑफ सेंसिटिविटी, मतलब इसकी वजह से जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी कम रहती है। नेक्स्ट आते हैं, विच स्कोरिंग मैट्रिक्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आइडेंटिफाइंग डिस्टेंटली रिलेटेड प्रोटीन सीक्वेंस। अगर दो प्रोटीन्स के सीक्वेंस काफी डिस्टेंटली रिलेटेड हैं, उनको आप कैसे, कौन से मैट्रिक्स में आइडेंटिफाई करेंगे? ब्लॉसम 80, ब्लॉसम 62, ब्लॉसम 45, या फिर पैम 30। एंड द आंसर इज ब्लॉसम 45। जितना कम ब्लॉसम फैमिली, ब्लॉसम का नंबर होगा, उतनी ही ज्यादा डिस्टेंट होमोलॉजी होगी। सो ब्लॉसम 45 डाइवर्जेंट सीक्वेंस के लिए है, ब्लॉसम 80 और पैम 30 क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन के लिए होते हैं। चॉइस ऑफ मैट्रिक्स ये इफेक्ट करता है कि अलाइनमेंट कैसा होगा। नेक्स्ट, विच बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल इज मोस्ट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग कंजर्व्ड प्रोटीन डोमेन? ब्लास्ट पी, पीफैम, क्लस्टर डब्ल्यू, या फिर फास्टा। एंड द आंसर इज कंजर्व प्रोटीन डोमेन के लिए यूज होता है पीफैम, जो कि हिडन मार्कोव मॉडल पे काम करता है। ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन डिस्टेंस मैट्रिसेस? डिस्टेंस मैट्रिसेस के बेसिस पे फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? मैक्सिमम लाइक्लीहुड, बेसियन इन्फ्रेंस, नेबर जॉइनिंग, और पार्सिमनी। एंड द आंसर इज नेबर जॉइनिंग। वो डिस्टेंस बेस्ड मेथड है जिसमें पेयर वाइज इवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस को यूज किया जाता है, कंप्यूटेशनली फास्ट है और लार्ज डेटा सेट के लिए बढ़िया है, जिसमें आपको अनरूटेड ट्रीज मिलते हैं। नेक्स्ट, विच डेटाबेस इज अ क्यूरेटेड सबसेट ऑफ यूनिप्रोट कंटेनिंग मैनुअली एनोटेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस? इनमें से कौन सा डेटाबेस है जो कि यूनिप्रोट का एक सबसेट है और जिसके अंदर प्रोटीन सीक्वेंस मैनुअली एनोटेट किए जाते हैं? ट्रेम्बल, जीन बैंक, स्विस प्रोट, या फिर रेफसीक। एंड द आंसर इज सी, स्विस प्रोट। स्विस प्रोट में मैनुअली क्यूरेटेड एंट्रीज होती हैं, हाई एनोटेशंस क्वालिटी होती है और मिनिमल रिडंडेंसी है। ट्रेम्बल का मतलब है जिसमें ऑटोमेटिकली एनोटेटेड एंट्रीज होती हैं, ट्रांसलेटेड है मेनली। अगर आप दोनों की बात करें, दोनों मिलके आपके प्रोटीन यूनिप्रोट डेटा के भी बनाते हैं। Next, which bioinformatics tool is most appropriate for predicting transmembrane helices in protein? प्रोटीन के अंदर ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स को ढूंढने के लिए कौन सा बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल यूज किया जाता है? ब्लास्ट, सिग्नल पी, TMHMM, या फिर पीफैम। एंड द आंसर इज TMHMM। ट्रांसमेम्ब्रेन हिडन मार्कोव मॉडल, तो HMM तो यहाँ से आ गया और ये हो गया आपका ट्रांसमेम्ब्रेन। ये ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, जो कि मेनली मेम्ब्रेन स्पेनिंग सेगमेंट्स होते हैं। सिग्नल पी मेनली सिग्नल पेप्टाइड को ढूंढता है। नेक्स्ट आते हैं आप, लास्ट है ये क्वेश्चन, विच सिलेक्टेबल मार्कर इज कॉमनली यूज्ड इन मेमेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर? मैमल्स के एक्सप्रेशन वेक्टर्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिलेक्टेबल मार्कर कौन सा है? NPT2, बार, नियोमाइसिन G418 रेजिस्टेंस, या फिर लेक्सेट। एंड द आंसर इज नियोमाइसिन रेजिस्टेंस कन्फर्स रेजिस्टेंस टू G418 एंड इट इज यूज्ड फॉर द सिलेक्शन इन मैमेलियन सेल्स, जिसमें ये अलाउ करता है आपके स्टेबल ट्रांसफेक्टेंट सिलेक्शन को। NPT मेनली बैक्टीरिया और प्लांट्स में यूज होता है। लेक्सेट रिपोर्टर है, सिलेक्टेबल मार्कर नहीं है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।